everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss about the chapter Elasticity of Demand of class 11th Microeconomics. So let's start the chapter. See, जो हमारा previous chapter demand था, उसमें we have studied law of demand and according to that, जो प्राइस है और जो डिमांड है दोनों में एक इनवर्स रिलेशन है विच मीन्स कि अगर आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है कमोडिटी की वो डिक्रीज होगी एंड अगर आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी। जो लॉ ऑफ डिमांड है उससे ये नहीं पता चल रहा है कि प्राइस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या फिर क्वांटिटी डिमांड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। फाइन। सो जब हमें ये पता चलता है कि प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है एंड डिमांड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है देन इट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मीन्स जब हमें मैग्नीट्यूड या डिग्री पता चल रही है तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको हम कहेंगे। फाइन। सो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे मैंने शो कर रखा है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बिकॉज सी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो जो प्राइस है यहाँ पे 50% से इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 25% से जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो प्राइस है वो 50% से डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 25% से डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। और वही जो मैंने आपको पहला केस बताया लॉ ऑफ डिमांड वाला उसमें हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है डिमांड में, अगर प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड पता नहीं चल रहा है, कोई डिग्री पता नहीं चल रही, यहाँ पे हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट है जो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक यूनिट फ्री मेजर है। इट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है उसके आगे हमको यूनिट में लाएंगे जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, एंड जो इसकी वैल्यू है वो 0 to इन्फिनिटी के बीच में रेंज करती है, लाई करती है। So the next topic is elasticity of demand. Elasticity of demand, अब हम इसके proper definition पढ़ते हैं। इसका मीनिंग होता है कि जो डिमांड है उसके किसी भी फैक्टर में परसेंटेज चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage change in demand of a commodity due to percentage change in any of the factors affecting demand of that commodity। हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ पर्सन और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड प्राइस। ये सब जो है ये फैक्टर्स है। मीन्स इन टोटल हमने 8 फैक्टर्स पढ़े थे। अगर उन 8 फैक्टर्स में कोई भी चेंज आता है, कोई भी परसेंटेज चेंज आता है तो उस वजह से जो डिमांड है उसमें भी परसेंटेज चेंज आएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, दैट इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इसलिए यहाँ पे परसेंटेज जो है उसकी डिग्री बता रहा है कि मतलब कि कितने से जो डिमांड है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, कितने से प्राइस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या कितने से कोई भी फैक्टर में चेंज आ रहा है। फाइन। तो जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जो टोटल हमने 8 फैक्टर्स पढ़े थे उसमें से 3 फैक्टर्स ऐसे थे जिससे हमें उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल रहा है। मीन्स पता चल रहा है कि हमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, कितना फ्लक्चुएशन आई है प्राइस में या डिमांड में। तो जब प्राइस में परसेंटेज चेंज आने की वजह से डिमांड में परसेंटेज चेंज आता है देन उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। एंड जब किसी पर्सन की इनकम में परसेंटेज चेंज आने की वजह से जो कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें परसेंटेज चेंज आता है देन उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। एंड व्हेन जो रिलेटेड गुड्स हैं, मींस जो सब्सटीट्यूट गुड है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उनके प्राइस में चेंज आने की परसेंटेज चेंज आने की वजह से जो डिमांड में परसेंटेज आता है तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। सो मीन्स 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी सिलेबस इज लिमिटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओनली। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इनकम में परसेंटेज चेंज आने की प्राइस में परसेंटेज चेंज आने की वजह से जो परसेंटेज चेंज डिमांड में आता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जो एल्फ्रेड मार्शल है
वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था प्राइस, जो कॉन्सेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज कि वो रेशियो है परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये जो है ये एल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था। ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू फॉर्मुलेट दिस कंसेप्ट। फाइन, तो ये फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सी, जब डिफरेंट कमोडिटीज के प्राइस में चेंज आता है तो हर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में भी कुछ चेंज आता है और वो डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करती हैं। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिन जो लाई करती है 0 टू इन्फिनिटी में। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता बट जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही होती है, तो ऐसी डिमांड को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। सो यू कैन सी द स्केड्यूल। इसमें जो प्राइस है वो कांस्टेंट है बट जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा। इसमें यू कैन सी पहले क्वांटिटी डिमांड जो 10 थी, देन 20, देन 30, देन 40, बट जो प्राइस है सिंस वो कांस्टेंट था इसलिए वो हर यूनिट पे सेम रहा एंड इसलिए ये जो डिमांड कर्व है वो हमें मिली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी है। सो हम इसको कैलकुलेट करके भी प्रूव कर सकते हैं। सी, अभी हमने जैसे पीछे फॉर्मूला पढ़ा दैट परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज का मीनिंग होता है कि न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो अगर हम डिमांड को लेंगे तो हम खाली इन दो को लेते हैं, इन दो का केस लेते हैं। तो जो न्यू प्राइस है वो है 20, ओल्ड इज 10 इज इक्वल्स टू 10 एंड प्राइस को देखेंगे तो न्यू इज ऑल्सो 10 एंड ओल्ड इज ऑल्सो 10, सो इट इज 0। सो फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड को हम एज अ न्यूमरेटर रखेंगे एंड जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसको हम एज अ डिनोमिनेटर रखेंगे। तो 10 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यू नो। ठीक है, इसलिए अगर आप बाकी यूनिट्स को चेक करना चाहो तो उसमें भी सेम आपको आंसर मिलेगा। सो इस केस में जो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होता है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपका प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा बट उस कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है, तो ऐसा सिचुएशन आती नहीं है, तो इसलिए एक इमेजिनरी सिचुएशन है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड चेंज नहीं हो रही होती है बट प्राइस में चेंज होता है। तो अगर प्राइस में चेंज होता है, डिमांड चेंज नहीं हो रही होती है, तो इस डिमांड को हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो इफ यू लुक एट द स्केड्यूल वी कैन सी दैट जो डिमांड है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो इफ यू लुक एट द ग्राफ तो वी कैन सी कि प्राइस 10 था, देन 20, देन 30, देन 40। सिंस डिमांड वाज कांस्टेंट इसलिए वो एक तो इसलिए वो एक स्ट्रेट कर्व बन रही है which is vertical straight line parallel to y axis। एंड ये जो है ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। सो इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 होती है। अब वो क्यों होती है, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय कैलकुलेटिंग द यूनिट्स। सो अगर हम वही
पहले वाला फॉर्मूला ही है। तो अगर हम डिमांड लेके चलते हैं तो न्यू भी 10 है एंड ओल्ड भी 10 है, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। प्राइस को देखें तो यही हम 2 यूनिट्स को देके चल रहे हैं, तो न्यू जो है वो 20 है एंड ओल्ड जो है वो 10 है, तो ये 10। तो फॉर्मूला था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड जो है वो 0 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस 10। तो इस केस में वी कैन सी आंसर इज कमिंग 0। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है इस केस में वो ऑफ डिमांड जो है वो 0 है। सो द नेक्स्ट टॉपिक सो द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, इसमें अगर प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है, दोनों जो चेंज हुए हैं प्राइस में और डिमांड में वो इक्वल होते हैं। मीन्स अगर प्राइस में 10 का चेंज आ रहा है तो डिमांड में भी 10 का ही चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर हम स्केड्यूल देखते हैं तो उसमें वी कैन सी कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है एंड जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। सो इफ यू लुक एट द ग्राफ, सो वी कैन सी कि हमें एक फ्लैट कर्व मिल रही है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिल रही है। ठीक है, सो ऐसा इसीलिए है कि बिकॉज ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ही फॉर्म होगी। एंड अगर हम इसमें इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 होती है। सो ये कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। सो जो पहले प्राइस है वो जो न्यू प्राइस है वो 20 है एंड जो ओल्ड प्राइस है वो 40 है, तो यहाँ पे -20 आ गया। एंड जो न्यू डिमांड है वो 60 है एंड जो ओल्ड डिमांड है वो 40 है। सो जो चेंज इन डिमांड है वो 20 आ गया। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे so it will be like 20 upon -20 which is equal to 1। so hence proved कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 है। तो एक्सपेंडिचर, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे तो उस केस में ये जो डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में फॉर्म होगी। The next topic is greater than unitary elastic method, or we can say highly elastic demand। इट मीन्स इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस वो ज़्यादा होगा। मीन्स जो प्राइस में चेंज हो रहा होगा वो कम होगा पर जो डिमांड में चेंज हो रहा होगा वो ज़्यादा होगा। सो वी कैन सी इन द स्केड्यूल जो डिमांड जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड जो डिमांड है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो वी कैन सी जो डिमांड न्यू है वो 25 है, ओल्ड जो है वो 100 है एंड तो जो चेंज इन डिमांड है वो आ जाएगा -75। एंड जो प्राइस में चेंज एक बार देख लेते हैं तो प्राइस जो न्यू प्राइस है वो 150 है, ओल्ड प्राइस 100 है, तो इसमें चेंज इन प्राइस आ जाएगा +50। सो यू कैन सी यहाँ पे 1.5 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 1। so it is highly elastic demand। and if we look at the graph then we can see जो प्राइस है वो y एक्सिस पे प्लॉट है एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड वो x एक्सिस पर है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सिंस वो डिक्रीज हो रही है इसलिए इसमें एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट है एंड जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसमें एक अपवर्ड शिफ्ट है। ठीक है, तो जो डिमांड जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो फ्लैटर है। So the next topic is less than unitary elastic demand or less elastic demand। इस it means कि इसमें जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वही ऑपोजिट है हाई इलास्टिक डिमांड का, उसमें डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू प्राइस, इसमें प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू डिमांड। सो जो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है।
सो एक बार इसका स्केड्यूल देख लेते हैं एंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्केड्यूल में वी कैन सी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो चेंज इन डिमांड है वो सी क्या होगा, न्यू प्राइस जो है वो 80 है, ओल्ड जो है 100 है, तो चेंज इन डिमांड विल बी, सॉरी, न्यू डिमांड जो है वो 80 है, ओल्ड डिमांड जो है वो 100 एंड चेंज इन डिमांड विल बी -20 एंड जो न्यू प्राइस है वो 150 है एंड ओल्ड प्राइस जो है वो 100 एंड देन चेंज इन प्राइस विल बी +50। अगर इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इट विल बी -20 +50 which is 0.4 which is less than 1. So hence proved जो elasticity of demand है वो less than 1 है। and if we look at the graph then we can see जो demand में since डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए इसमें स्लाइट शिफ्ट है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड बिकॉज 20 से वो चेंज हो रही है एंड जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी शिफ्ट है अपवर्ड। सो यहाँ पे वी कैन सी कि जो डिमांड कर्व है वो स्टीपर है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द सेम डायग्राम। सी अभी हमने सेपरेट केसेस में पढ़ा था कि डिमांड कर्व कैसी फॉर्म होगी, मीन्स यूनिटरी इलास्टिक में अलग होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक में अलग होगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ वी विल शो इट इन सिंगल डायग्राम। सो इसमें वी कैन सी जैसे हमें पता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में वो होगी, जो डिमांड कर्व है वो होगी इन्फिनिटी पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एंड जब ज़ीरो होगी तो वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, एंड जब ग्रेटर देन 1 होगी तो फ्लैटर होगी, एंड जब 1 होगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होगी, एंड जो जब वो लेस देन 1 होगी तो वो स्टीपर होगी। सी यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, फ्लैटर द कर्व मोर विल बी द इलास्टिसिटी। सी वी कैन सी जब ज़ीरो थी तो बिल्कुल वर्टिकल थी, फिर वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई तो वो स्टीपर हो गई, देन थोड़ी सी इंक्रीज हुई फिर उसने वो स्ट्रेट हो गई, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करने लगी, फिर थोड़ी इंक्रीज हुई फिर वो फ्लैटर हो गई, फिर थोड़ी इंक्रीज हुई तो वो हॉरिजॉन्टल हो गई। सो फ्लैटर द कर्व मोर विल बी द इलास्टिसिटी। अब इस चैप्टर का एक और टॉपिक लेफ्ट है, फैक्टर्स affecting price elasticity of demand. So ये हम अपने next video में cover करेंगे, and few numericals also we will do in the next video. So till then please like, share, comment and subscribe the channel, and if you have not followed me on my Instagram then please follow my account. Its link is given in the description box below, and please hit the bell icon to receive all the notifications of the new video. Thank you for watching this video.